बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। लास्ट लेक्चर में हमने ब्रांच अकाउंट का परफॉर्मेंस सीखा था और हेल्पिंग अकाउंट्स के हवाले से बात की थी कि किस तरह से अगर कोई वैल्यूज क्वेश्चन में ना दी गई हों तो उन वैल्यूज को हम फाइंड आउट करके ब्रांच का प्रॉफिट या लॉस किस तरह से मालूम करेंगे। आज हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट हमारे ज़हनों में मुकम्मल क्लियर हो जाए और हमें सही तरह से समझ आ जाए कि किस तरह से हमने प्रैक्टिकली जो है एक न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करना है। लिखा हुआ है कि हेड ऑफिस ऑफ अ कंपनी इनवॉइस्ड गुड्स टू इट्स जेलम ब्रांच एट कॉस्ट। हेड ऑफिस जो है उसने जेलम में एक ब्रांच खोली हुई है और वहां पर सामान भेजा है। Who also purchases goods independently from local parties। ब्रांच को ये सहूलत भी है कि वो अपने तौर पर सामान जो है खुद भी खरीद सकती है वहां से। For which payments are made by the head office। और जो सामान खरीदेगी उसकी अदायगी जो है वो हेड ऑफिस करेगा। All the cash collected by the branch is banked on the same day to the credit of the head office। जितनी भी ब्रांच के पास कैश कलेक्ट होगी वो डेली बेसिस पर हेड ऑफिस के अकाउंट में जमा करा दी जाएगी। एंड ऑल एक्सपेंसेस आर डायरेक्टली पेड बाय द हेड ऑफिस। बाकी जितने भी खर्चे हैं वो हेड ऑफिस खुद पे करेगा एक्सेप्ट फॉर अ पेटी कैश अकाउंट। पेटी कैश का एक अकाउंट जो है वो हेड ऑफिस के पास है, मेंटेन्ड बाय द ब्रांच फॉर व्हिच पीरियोडिकल ट्रांसफर्स आर मेड फ्रॉम द हेड ऑफिस। और इसके लिए जो है वो पीरियोडिकल पेमेंट्स यानी कि एक खास वक्फे के बाद जो है वो पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। अब देखिए ये पेटी कैश बेसिकली जो है ऑफिस के जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे आप कहने में कस्टमर आ गए उनकी रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ करना है, कोई फोटो कॉपीज करवानी है, कोई प्रिंटिंग करवानी है, कोई पोस्टेज करनी है, तो ये जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस ऑफिस के लिए होते हैं उनके लिए पेटी कैश मेंटेन की जाती है। अब पेटी कैश में एक तो ये होता है कि आपको एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए अमाउंट दे दी जाती है। मिसाल के तौर पर महीने के लिए 1000 रुपीज दे दिए गए। अब 1000 आपके पास है, आप उस महीने में जितने भी खर्च कर लेते हैं अगले महीने 1000 और आ जाएंगे। इसी तरह हर मंथ आपको एक पर्टिकुलर फिक्स्ड अमाउंट दे दी जाती है। दूसरा इसमें होता है इम्प्रेस्ड सिस्टम, या इसको हम एक और नाम देते हैं रीइंबर्समेंट सिस्टम। इम्प्रेस्ड सिस्टम या रीइंबर्समेंट सिस्टम, इसमें होता ये है कि आपको पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो एक माह दी जाती है, नेक्स्ट मंथ आपको सिर्फ उतनी अदायगी की जाएगी जितनी अमाउंट आपने खर्च कर दी है। मिसाल के तौर पर अगर आपको 1000 इस दफा दिया गया, आपने उसमें से 850 खर्च कर दिए हैं, तो जो अगली अदायगी आपको की जाएगी वो 1000 की नहीं होगी बल्कि 850 की। तो जितनी अमाउंट आप खर्च करते जाएंगे उतनी अमाउंट अगर आपको पे हो रही है तो इसे हम इम्प्रेस्ड पेटी कैश कहते हैं या रीइंबर्स्ड पेटी कैश कहते हैं। सिर्फ एक्सपेंसेस की अमाउंट आपको पे की जाएगी जो आप खर्च करेंगे, लेकिन जो दूसरी सूरत होती है उसमें फिक्स्ड अमाउंट हर जो भी टाइम सेट हुआ है उस टाइम में आपको जो है वो मिल जाएगी। तो इसमें उसने कहा है कि इम्प्रेस्ड पेटी कैश है, यानी कि जितने पैसे आप खर्च करते जाएंगे उतनी अमाउंट जो है वो आपको अगले पीरियड के लिए मिलती रहेगी। तो एक पर्टिकुलर अमाउंट हर वक्त आपके पास मौजूद हो। नेक्स्ट लिखा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स शो द ब्रांच अकाउंट एज मेंटेन्ड इन द हेड ऑफिस बुक्स। हमने ब्रांच का अकाउंट बनाना है जो बेसिकली अकाउंट्स मेंटेन कहां पर हो रहे हैं, हेड ऑफिस में मेंटेन हो रहे हैं। रिफ्लेक्टिंग द ब्रांच प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2017, और इसमें हमने ब्रांच का जो है वो प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो ये बेसिकली आपका परफॉर्मा है जो हमने लास्ट में सीखा था। ब्रांच अकाउंट का डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है, अमाउंट जिस कॉलम में लिखते हैं उसमें आपने करेंसी मेंशन करनी है। अब डेबिट साइड पे हमारे सबसे पहले जो है वो ओपनिंग बैलेंसेस आ जाएंगे।
ये पहला आइटम जो लिखा हुआ है वो है इम्प्रेस्ड कैश 1 जनवरी 2017 को 2000 है, और इम्प्रेस्ड कैश है 31 दिसंबर 2017 को 1850। अब ये बेसिकली वही आपकी पेटी कैश है। ओपनिंग बैलेंस जो है वो यहाँ पे ओपनिंग साइड पे आ जाएगा। इम्प्रेस्ड कैश है जो साल के शुरू में है वो है 2000, जो साल के आखिर पे है वो हमने इस साइड पे अपने क्लोजिंग बैलेंसेस शो करने होते हैं जो हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट पीरियड के लिए। तो इसमें आपकी इम्प्रेस्ड कैश जो है वो आ जाएगी। जैसा कि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि अब इम्प्रेस्ड कैश में आपके पास हर वक्त जो है ये 2000 की अमाउंट रहेगी। क्लोजिंग बेशक उसने हमें 1850 दिया है, जो उसने क्लोजिंग में हमें दिया है वो यहाँ पे हम जो पैसे खर्च हो चुके हैं वो हम एक्सपेंसेस पेड में शो कर देंगे। तो पेटी एक्सपेंसेस हो जाएंगे हमारे, पेटी कैश एक्सपेंसेस जो है वो हमारे आ जाएंगे 150, क्योंकि ओपनिंग में हमारे पास 2000 है, क्लोजिंग में 1850 है, तो बाकी 150 हमारे एक्सपेंस हो गए हैं, तो वो हम शो करेंगे। तो जब भी इम्प्रेस्ड कैश या रीइंबर्स्ड पेटी कैश होगी तो आपका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस सेम लिखा जाएगा। जो डिफरेंस होगा वो आपके एक्सपेंसेस हैं, उन्हें आपने एक्सपेंसेस में शो करना। नेक्स्ट देखिए स्टॉक ऑन 1 जनवरी 2017। इसमें दो आइटम हैं, एक ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस 20,000 और एक है डायरेक्टली परचेज बाय ब्रांच 16,000 स्टॉक। अब इसमें दो आइटम हैं, एक फ्रॉम हेड ऑफिस जो हेड ऑफिस से हमें दिया गया है, और दूसरा जो है वो है हमारा डायरेक्ट परचेसेस जो हमने खुद खरीदे हैं, क्योंकि हमने क्वेश्चन के ऊपर शुरू में पढ़ा था कि ब्रांच जो है वो खुद भी जरूरत के मुताबिक जो है वो अशिया जो है वो खरीद रही है। तो जो हेड ऑफिस से सामान आया है वो 20,000 रुपए का हमारे पास मौजूद है, और जो हमने डायरेक्ट परचेजेस की हैं वो 16,000 रुपए की। नेक्स्ट लिखा हुआ जी शॉर्टेज ऑफ स्टॉक। शॉर्टेज ऑफ स्टॉक, सामान कम हो गया। बाज़ औक़ात देखें आपके पास कोई ऐसा मटेरियल है जिसे आपने तोल के बेचना हो, तो अब ज़रा जब आप तोलते हैं तो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं तोला जा सकता, थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा जो है वो हो जाता है। जैसे हम मार्केट में मुख्तलिफ आइटम लेने के लिए जाए तो कभी भी वेट कम्प्लीटली एग्जैक्टली 1 kg नहीं होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। अब उसकी वजह से ज़ाहिर जो सामान है वो कम हो जाता है। तो शॉर्टेज इसको हम नॉर्मल लॉस के तौर पर कंसीडर करते हैं, यानी कि ये अनअवॉइडेबल होता है। तो नॉर्मल लॉस को हमने कहीं पर भी नहीं लिखना होता, नॉर्मल लॉस की कोई ट्रीटमेंट नहीं होती। तो ये जो शॉर्टेज ऑफ स्टॉक है ये भी नॉर्मल लॉस कंसीडर होगा और इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। उसके बाद हमारे पास कैश सेल्स हैं 45,000 रुपये। यहाँ हमारी हेडिंग बनती है जो कैश हम हेड ऑफिस को भेजते हैं, कैश रिमिटेड टू हेड ऑफिस। और इसमें हमने देखा था कि हमारे दो आइटम होते हैं, एक आइटम हमारा होता है कैश सेल्स का और दूसरा आइटम हमारा होता है कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स का। तो ये हमारे पास दो आइटम होते हैं। तो हमारी कैश सेल्स हो गई 45,000। दरमियान में एक आइटम है हमारा जी सन्ड्री डेटर्स का, ओपनिंग 25,000। तो ये जरा यकम की डेट दी हुई है, तो ये ओपनिंग डेटर्स हो गए। तो ये ओपनिंग डेटर्स जो हैं ओपनिंग में हमारे पास आ जाएंगे ये 25,000 रुपीस। आगे क्रेडिट सेल्स दी हुई है, इन्हें हमने ब्रांच अकाउंट में नहीं लिखना होता। डायरेक्ट परचेजेस हैं 45,000। तो यहाँ जो है हमारे पास ये आ जाएंगी डायरेक्ट जो ब्रांच में सामान खरीदा है वो शो हो जाएगा, डायरेक्ट परचेजेस 45,000। अब ये भी डायरेक्ट परचेजेस हैं जो ऊपर हम ऑलरेडी नोटेड डाउन कर चुके हैं, लेकिन वो स्टॉक का हिस्सा था, यानी कि अब जो सामान हम खरीदते हैं सारा तो नहीं बिका ना, खूब पड़ा हुआ था। तो ये पहले का जो हमने खरीदा हुआ है और ये जो हमने अभी खरीदा है, तो ये हमारे पास डेबिट साइड पे आ गया 45,000। आगे क्लोजिंग स्टॉक है
इसी तरह से ये 31 दिसंबर 2007 ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस है 15,000 और डायरेक्ट परचेजेस हैं 12,000। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। अगेन उसी तरीके से स्टॉक दो हिस्से हैं, एक फ्रॉम हेड ऑफिस और दूसरा जो है वो है हमारा डायरेक्ट परचेजेस। हेड ऑफिस से जो है वो 15,000 है और डायरेक्ट जो हमने परचेज किया हुआ है वो 12,000 का सामान हमारे पास साल के आखिर पे बच गया है। नेक्स्ट है रिटर्न फ्रॉम कस्टमर्स 3,000। ये भी हमने यहाँ पे ब्रांच अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड करनी होती। आगे है गुड्स सेंड टू द ब्रांच फ्रॉम हेड ऑफिस। हेड ऑफिस की तरफ से जो सामान आया तो ये भी आपका यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। गुड्स सेंड बाय हेड ऑफिस, तो ये अमाउंट है हमारी 50,000। बैड डेट्स हैं, डिस्काउंट टू कस्टमर्स है, कैश ये बेसिकली डेटर अकाउंट के आइटम हैं, ब्रांच अकाउंट में नहीं लिखे जाते हैं। आगे है कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर 1,25,000। तो ये कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स होगी, तो ये 1,25,000 क्रेडिट साइड पे हमारे पास आ गया। ब्रांच के एक्सपेंसेस दिए गए हैं 30,000, तो ये आपके जो हैं पेटी कैश तो आपने अपने फंड से पे कर दी, ये हेड ऑफिस पे करेगा। वो है जी ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस फॉर पेटी कैश एक्सपेंसेस, ये भी 25 रुपया आपके पेटी कैश एक्सपेंसेस हैं। जो पहले लिखे हैं उसमें जमा भी कर सकते हैं और आप अलग से भी शो कर दें। ये 2500 150 आप जमा करके भी लिख सकते हैं, अलग लिख देंगे, कोई परेशानी नहीं है। लास्ट आइटम लिखा हुआ है गुड्स कॉस्टिंग ₹600 वर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फायर। 600 जो है वो नुकसान हो गया एंड अ सम ऑफ 500 रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। 600 रुपए का सामान था हमारा जो बिक गया, आग लगने की वजह से नुकसान हो गया हमारा और हमने इंश्योरेंस करवाई हुई थी और इंश्योरेंस कंपनी से हमें 500 रुपया जो है वो वसूल हुआ। तो वसूली हेड ऑफिस ने करनी है, आपने लॉस को शो करना है। रीजन आ गई है तो हम इसको बिल्कुल क्लियरली जानते हैं कि रीजन हो तो ये हमारा एबनॉर्मल लॉस होता है, तो इसे हमने क्रेडिट साइड पे जो है वो शो करना है। इस तरफ हमारी आ जाएंगी गुड्स लॉस्ट बाय फायर, हम पूरी अमाउंट लिखेंगे जितना नुकसान हुआ है। ये नुकसान 600 रुपए का है। इंश्योरेंस कंपनी से जो 500 रुपए आए हैं वो डायरेक्ट हेड ऑफिस वसूल करेगा और उसको वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेगा, ब्रांच के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। लिहाजा ब्रांच अकाउंट में जो रिकवरी होती है फ्रॉम इंश्योरेंस वो रिकॉर्ड नहीं की जाती। अब क्वेश्चन में जितने आइटम दिए गए थे वो सारे हमने लिख दिए हैं, लेकिन अगर हम गौर करें तो हमारे पास ओपनिंग डेटर्स हैं, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स है, लेकिन क्लोजिंग डेटर्स मौजूद नहीं है। अब हमारे पास यहाँ पर एक मिसिंग आइटम है और वो है हमारे क्लोजिंग डेटर्स। अब ये हमें नहीं दिए गए, तो जबकि ये हमें चाहिए, एक लाजमी आइटम है, हमने पहले मार्क कर लिया हुआ था, तो इसको हम ब्रांच डेटर अकाउंट की मदद से मालूम करेंगे। ये अब हमें डेटर्स ब्रांच डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा क्योंकि हमें क्लोजिंग डेटर्स नहीं है। लिहाजा जो डेटर्स के आइटम हैं वो हम सारे इसमें रिकॉर्ड कर लेंगे। कुछ चीजें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की थी, उसमें क्या था, क्रेडिट साइड पे इसमें हमारे पास कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स आ जाती हैं। अब इसमें हमें पता है कि ये कैश हमने 1,25,000 की है। फिर इसमें हमारे बैड डेट्स आते हैं, डिस्काउंट अलाउड आ जाता है, गुड्स रिटर्न फ्रॉम कस्टमर जो है ये हमारे पास आ जाता है। डेबिट साइड पे जो हमारे आइटम्स हैं उसमें सबसे पहले जो है वो ओपनिंग डेटर्स हैं, वो हमें पता है जी कि 25,000 हैं और इधर हमारी क्रेडिट सेल्स जो है वो शो हो जाती है। क्वेश्चन में अगर आप गौर करते हैं तो क्रेडिट सेल है वो 1,30,000 हैं, बैड एड्स 1,000 हैं, डिस्काउंट टू कस्टमर 2,000 हैं, बैड एड्स 1,000 हैं, डिस्काउंट जो है वो 2,000 है। इसके अलावा ये रिटर्न फ्रॉम कस्टमर्स जो हैं 3,000 हैं।
तो अब यहाँ बैलेंसिंग फिगर जो होगा वो हमारे क्लोजिंग डेटर्स को जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। ये क्लोजिंग डेटर्स ये हमारा बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। तो बड़ी साइड में से हमने छोटी साइड जो है वो माइनस करनी है, टोटल कर लेंगे। इस तरफ अगर मैं टोटल करता हूं तो ये 1,55,000 आ जाएगा। टोटल दोनों तरफ हम सेम लिखते हैं। ये 24,000 जो है ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है जो हमने फाइंड आउट किया, और ये हमारे क्लोजिंग डेटर्स है। ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे 24,000 की। तो ये हमने क्लोजिंग डेटर्स जो हैं वो कैलकुलेट कर दिए हैं। अब हमने ब्रांच अकाउंट को बैलेंस करना है। इसी तरह से टोटल करेंगे। बड़ी साइड का टोटल हमने दोनों तरफ लिखना है। ये हमारा टोटल आ गया जी 2 लाख। क्रेडिट साइड बड़ी है तो क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो हमने दोनों तरफ लिख लेना है, 2,23,600। अब क्रेडिट साइड में से आपने डेबिट साइड मनफी करनी है, तो ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा जब क्रेडिट साइड बड़ी होगी। तो ये आपका बैलेंसिंग फिगर हो गया, ये आ जाएगा जी 32,950। और अगर डेबिट साइड बड़ी हो जाएगी तो ये लॉस हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने का जो सही तरीका है वो समझ में आ गया होगा, और अब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे।